हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए जल, भोजन तथा ओटो की आवश्यकता होती है, यानी कि इन पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना होता है और अपशिष्ट पदार्थों को उन स्थानों तक पहुंचाया जाता है जहां से बाहर निकाला जाता है। ये कार्य उस सजन तंत्र व परिसंचरण तंत्र द्वारा किया जाता है। हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है, यानी कि हृदय और रक्त वाहिनियां है ना, जो कि मिलकर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, उसके बाद पढ़ेंगे हम उत्सर्जन तंत्र। परिसंचरण तंत्र में नीले रंग में जो दिखाई देती है वो तो होती है शिराएं, और जो लाल रंग में दिखाई देती है वो होती है धमनियाँ। इस डायग्राम में शिराएं नीले रंग में होती है और धमनियाँ होती है लाल रंग में दिखाई दे रही है। परिसंचरण तंत्र में हम इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे रक्त, यानी रक्त एक तरल या द्रव्य पदार्थ है, ठीक है, और जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ये पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक ले जाता है, यानी कि फेफड़ों से कोशिकाओं तक रक्त है वो ऑक्सीजन को ले जाता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए परिवहन का कार्य करता है रक्त। रक्त एक तरल प्लाज्मा से बना होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि ये सभी है वो रक्त के कार्य हैं। पढ़ेंगे आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। इसमें एक लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसमें? आरबीसी में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक तथा सभी कोशिकाओं तक परिवहन का कार्य करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन का परिवहन असंभव हो जाता है, यानी जब हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन हमारे विभिन्न अंगों या कोशिकाओं तक नहीं पहुँच पाता है। अब डब्ल्यूबीसी, यानी कि इसको कहते हैं हम श्वेत रक्त कोशिकाएं। हानिकारक रोगों से शरीर की रक्षा करती है डब्ल्यूबीसी। और तीसरी है पट्टिकाणु, यानी कि प्लेटलेट्स कहते हैं इसको, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने का काम करती है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। रक्त के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में ले जाती है। शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, एक होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा। धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, यानी कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, जो कि मतलब शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है धमनी। और इसका उल्टा होता है शिरा, यानी कि शिरा CO2 युक्त रक्त अंगों से हृदय तक ले जाती है, यानी कि ये तो हृदय से अंगों तक ले जाती है और ये वापस लाती है अंगों से हृदय तक लाती है। इसमें होता है अशुद्ध रक्त। धमनी में दाब अधिक और रक्त का प्रवाह तेजी से होता है, यानी कि धमनी में दाब अधिक होता है और रक्त का प्रवाह होता है तेजी से, और इसके विपरीत होता है कि भाई इसमें दाब होता है कम और रक्त का प्रवाह धीमी गति से होता है। धमनी की भित्तियां यानी कि दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है, ठीक है, जबकि शिरा की दीवार पतली और अप्रत्यास्थ होती है। यानी कि प्रत्यास्थ का मतलब क्या, यानी उसको दबाया भी जा सकता है, ठीक है। इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट है धमनी में कपाट यानी वाल्व नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि शिरा में कपाट या वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को एक ही ओर प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। अब देखो फप्पूस धमनी और फप्पूस शिरा क्या होता है वो देखो। फप्पूस धमनी यानी इसमें होता है अशुद्ध रक्त, जबकि केवल धमनी में होता है शुद्ध रक्त जो कि हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। यानी फप्पूस धमनी है वो अशुद्ध रक्त है वो हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, जबकि फप्पूस शिरा है ना अंतर्गत ये शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। यानी कि फप्पूस शिरा में होता है शुद्ध रक्त, जबकि केवल शिरा में होता है अशुद्ध रक्त। यानी कि हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कैसे कि भाई फेफड़े हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत होता है शुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त है वो फप्पूस शिरा द्वारा आता है हृदय में, ठीक है ना, यानी फप्पूस शिरा द्वारा आता है हृदय में और हृदय से धमनी द्वारा कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है, ठीक है, यानी कोशिकाएं तक पहुँचाया जाता है। और ये कोशिकाएं वापस इसमें जब मतलब रक्त है वो अशुद्ध हो जाता है ना, तो ये वापस शिराओं द्वारा हृदय तक पहुँचाया जाता है वापस से शिराओं द्वारा, जिसमें होता है अशुद्ध रक्त, और ये वापस यहाँ से अशुद्ध रक्त है वो वापस फप्पूस धमनी द्वारा जाता है फेफड़ों में। इस प्रकार ये
प्रक्रिया चलती रहती है। धमनियाँ छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है, यानी धमनियाँ वो छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है और ये ऊतकों में पहुंचकर पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम कहते हैं केशिकाएं। केशिकाएं मतलब केश के समान पतली पतली नलिकाएं होती है, यानी ये तो काम करती है धमनियाँ। अब शिराएं क्या होती है कि वापस केशिकाएं, यानी कि ये केशिकाएं है ना, पुनः मिलकर के शिरों को बनाती है। ये केशिकाएं पुनः मिलकर के शिरों को बनाती है, जिस प्रकार इस चित्र में दिया गया आपको, ठीक है। जो रक्त को हड्डियों में ले जाती है, जो रक्त को हड्डियों में ले जाती है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। स्पंदन हाथ की नाड़ी का दग दग की गति, वो कहलाता है स्पंदन। विश्राम अवस्था में स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में स्पंदन दर 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट हो। रक्त वाहिनियों के अंतर्गत हमने रक्त तो पढ़ लिया और वाहिनियाँ भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे हृदय। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है और हृदय का आकार होता है बदमुट्ठी के समान। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय निरंतर धड़कता रहता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त आपस में मिले नहीं, इसलिए हृदय 4 कक्षों में बंट जाता है, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 से युक्त रक्त आपस में मिलना नहीं चाहिए, इसलिए हृदय वो 4 कक्षों में बंट जाता है। इसमें 4 कक्षों में ऊपर के 2 कक्ष कहलाते हैं आलिंद और नीचे के 2 कक्ष कहलाते हैं नीले। इन दोनों आलिंदों के मध्य एक दीवार जो O2 व CO2 से युक्त रक्त को मिलने नहीं देती या मिलने से रोकती है, यानी कि एक दीवार होती है जो O2 और CO2 से युक्त रक्त को मिलने नहीं देती है। रक्त परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र वो किस प्रकार से कार्य करता है। सर्वप्रथम हमारा हड्डी 2 भागों में विभक्त होता है, बायां भाग व दायां भाग। बायां भाग में शुद्ध रक्त होता है और दायां भाग में होता है अशुद्ध रक्त। अब बायां भाग 2 भागों में तथा दायां भाग 3 भागों में विभक्त हो जाता है, यानी कि बाएं भाग में 2 कपाट होते हैं और जो दायां भाग में 3 कपाट होते हैं। बायां भाग के 2 भाग द्विवल्नी कपाट से विभक्त जो शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद से बाएं नीले में लाता है। दायां भाग के 2 भाग त्रिवल्नी कपाट से विभक्त जो अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद से दाएं नीले में लाता है, यानी कि ये देखो कि ये हमारा हृदय है, ये हृदय का है बायां भाग और ये हृदय का दायां भाग। इसमें होता है शुद्ध रक्त और इसके अंदर होता है अशुद्ध रक्त। ऊपर के 2 कक्ष कहलाते हैं आलिंद और नीचे के 2 कक्ष कहलाते हैं नीले, यानी कि कुल मिलाकर के 4 कक्ष हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 कपाट है, इसको कहते हैं हम द्विवल्नी कपाट, यानी जब ये कपाट खोलते हैं तो शुद्ध रक्त है वो नीले में आता है आलिंद से, यानी कि बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं नीले में आता है। और जब ये कपाट खोलते हैं तो अशुद्ध रक्त है वो दाएं आलिंद से दाएं नीले में आता है। इसके अंतर्गत आपको सीधे सीधे याद रखना है कि भाई बाएं भाग में होता है शुद्ध रक्त, दाएं भाग में होता है अशुद्ध रक्त। जब ये कपाट खोलते हैं तो इसके अंदर से अशुद्ध रक्त है वो इसके अंदर आता है और इसके अंदर जो शुद्ध रक्त है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। ऑक्सीजन समृद्ध, यानी कि ऑक्सीजन से युक्त शुद्ध रक्त है वो हृदय के बाएं भाग में होता है, यानी कि हमारे हृदय के बाएं भाग में होता है ऑक्सीजन से शुद्ध रक्त। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से युक्त रक्त है वो हमारे हृदय के दाएं भाग में होता है। ऑक्सीजन रक्त शरीर के अंगों से शिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है और ये दाएं आलिंद के नीचे दाएं नीले होता है, ठीक है। दाएं आलिंद के नीचे क्या होता है, दाएं नीले होता है, जो आपको चित्र में बता दिया गया है। और ये पल्मोनरी धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है। फेफड़े अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है। ये शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं नीले में बाएं नीले से शुद्ध रक्त धमनी की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। फिर वही प्रक्रिया वापस चलती रहती है। आपको ये याद रखना है कि फेफड़े तो रक्त को करते हैं शुद्ध करने का काम, जबकि किडनी यानी वृक्क होता है जो करती है रक्त को फिल्टर करने का काम। यानी कि आपको इसकी क्रिया विधि से तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपको इस डायग्राम से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो कि इधर तो हमारा आता है शरीर, ठीक है। ये शरीर से जो शिराएं होती है ना वो अशुद्ध रक्त लाती है दाएं भाग में, क्योंकि दाएं भाग में होता है हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर 3 कपाट होते हैं त्रिवल्नी कपाट। जब ये कपाट खोलते हैं तो अशुद्ध रक्त आता है नीले में, ठीक है। और नीले से ये रक्त वापस अशुद्ध रक्त होता है ना, ये वापस शुद्ध होने के लिए जाता है हमारे फेफड़ों में। और उन फेफड़ों में रक्त ले जाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी शिरा, यानी कि ये अशुद्ध रक्त होता है, इसको
मतलब हृदय से फेफड़ों में ले जाने का काम करती है। और फेफड़े क्या करते हैं कि भाई रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। और वापस जब ये रक्त शुद्ध हो जाता है तो उसको पल्मोनरी शिरा है ना, इसके माध्यम से वापस हृदय के बाएं भाग में लाया जाता है। और हृदय के बाएं भाग में होता है शुद्ध रक्त। और जब ये हृदय के बाएं भाग में आता है और जब ये दिव्यवल्नी कपाट खुलता है तो ये हृदय में शुद्ध रक्त है ना जो आता है निचले वाले नीले में। और ये नीले में जुड़ी होती है धमनियाँ, जो कि धमनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है। ठीक है। और वापस यहाँ से शरीर में जो रक्त अशुद्ध हो जाता है ना, वापस वही प्रक्रिया चलती है कि शिरा द्वारा आता है आलिंद में, वापस जाता है हृदय में, हृदय जाता है वापस बाएं भाग में। हृदय स्पंद हृदय कक्ष की भित्तियों पेशियाँ की बनी होती है। हृदय की कक्ष की भित्तियाँ व पेशियों की बनी होती है। जब ये पेशियाँ संकुचन और शीतलन, यानी संकुचन होता है कि भाई सिकुड़ना, और शीतलन होता है मतलब फैलना करती है, तो हृदय में धड़कन उत्पन्न होती है। और रक्तदाब को मापने के यंत्र को कहते हैं हम स्पिग्मोमेनोमीटर। और हृदय स्पंदन को मापने के यंत्र को हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। प्रति मिनट में धमनियों में उत्पन्न होने वाले स्पंद को हृदय स्पंदन दर कहते हैं, यानी कि प्रत्येक मिनट में। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। यानी हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। नहीं, आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई निम्न में से किस में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो एक होता है स्पंज, एक होता है हाइड्रा। क्योंकि वे जिस जल में रहते हैं वही जल ही भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करा देते हैं। जब ये जल को बाहर निकालते हैं तो अपशिष्ट पदार्थों के साथ CO2 को भी बाहर निकाल देते हैं। तो परिसंचरण तंत्र तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रिया को कहते हैं हम उत्सर्जन। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। जो मतलब भाग लेते हैं उत्सर्जन में वो कहलाते हैं उत्सर्जन तंत्र। यानी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन होते हैं? मूत्र है, अपचित भोजन है, यानी कि जो भोजन पूरा पचता नहीं वो, CO2 है और बलगम है। मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग देखो। वृक्क, 2 जोड़ा वृक्क होता है। मूत्रवाहिनियाँ भी 2 जोड़ी होती है। और मूत्राशय भी होता है। और यह होता है मूत्रमार्ग। ये होता है मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग। ये सभी मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि ये है उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। यानी कि ये 2 होते हैं वृक्क, तो एक यानी कि 2 जोड़ा वृक्क होते हैं और 2 जोड़ी होते हैं मूत्रवाहिनियाँ। ठीक है। और ये होता है मूत्राशय। यहाँ पर ये मूत्र मार्ग होता ही है और नीचे ये होता है मूत्र रंध्र। वैसे तो उत्सर्जन तंत्र है वो मतलब बड़ा क्रियाविधि होती है इसके अंदर, क्योंकि भाई 10th की बुक के अंदर, 12th की बुक के अंदर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन हमें तो केवल 6 से 8 तक की बुक को ही कवर करना है, इसलिए हमने इतना ही इसके अंदर कवर NCERT बुक को। अब हम पहले पढ़ेंगे वृक्क। यानी कि 1 जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देह भित्ति के सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। वृक्क रक्त को छानने का कार्य करते हैं। मतलब वृक्क है वो, मतलब इसको हम वृक्क को किडनी भी कह सकते हैं। यानी कि वृक्क या किडनी है वो रक्त को छानने का काम करती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है, यानी कि जब दोनों वृक्कों में रक्त पहुंचता है तो उपयोगी पदार्थ पुण्य अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसमें से जो उपयुक्त पदार्थ होते हैं ना उसमें वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है ना वो मूत्र के रूप में पृथक कर लिया जाता है। यानी कि ये क्रियाविधि बहुत ही सरल बनाकर लिखी गई है। यानी कि आपको बुक के अंदर तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं दिया गया है, इसको हमने बहुत ही सरल बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनियाँ नलिकाकार की होती है। वृक्क से मूत्र वो मूत्रवाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में आता है। ठीक है। अब मूत्राशय, मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, जिससे मूत्र शरीर के बाहर उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब देखो, मूत्र में 95% जल प्लस 2.5% यूरिया और 2.5% होता है अन्य अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के अंदर। ठीक है। वैसे व्यक्ति 24 घंटे 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जन करता है। यानी कि वैसे व्यक्ति पसीना लवणों के कारण शरीर पर सफ़ेद धब्बे के रूप में दिखाई देता है। यानी कि जब हमारे शरीर पर पसीना आता है तो वह लवणों के कारण हमारे शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के गड्ढे से छिद्रों द्वारा पानी रिस कर बाहरी सतह पर आता है, जब ये वाष्पित होता है तो शेष गड्ढे का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार
जब हमारे शरीर में पसीना आता है तो जब ये पसीना वाष्प हो जाता है तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। जब व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं तो वृक्कों में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब व्यक्ति के वृक्क है वो काम करना बंद करते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ है ना, उसकी मात्रा वो वृक्क में बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है। और यदि कृत्रिम वृक्क से इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि जब वृक्क खराब हो जाते हैं तो कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, उससे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना वापस बढ़ जाती है। रक्त छानने की क्रिया विधि को अफोन डायलिसिस कहते हैं। ठीक है। रक्त छानने का काम कौन करता है? वृक्क करते हैं, और ये काम करता है ना, उस क्रिया विधि को कहते हैं हम अफोन या डायलिसिस। जलीय जंतु अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। पक्षी, छिपकली, सर्प यूरिक अम्ल या अर्धघन के रूप में उत्सर्जन करते हैं, इनकी सेमी सॉलिड के द्वारा। ठीक है ना। मानव पशु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार हमने जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। परिवहन के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत भी हृदय और रक्त वाहिनियों का अध्ययन भी किया था। ठीक है। और उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं इसका बारे में हमने अध्ययन किया। तो अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।